तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम किसी स्टॉक मार्केट की ट्रिक्स या रातों रात अमीर बनने के नुस्खे पर बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। ये कहानी ना सीधे तौर पर इंसानी आत्मसम्मान यानी डिग्निटी से जुड़ी है। अक्सर जब भी हम सेविंग्स की बात करते हैं तो दिमाग में आते हैं बड़े बैंक अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड्स, है ना? लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जब किसी के पास कल का कोई भरोसा ना हो, कोई सेफ्टी नेट ना हो, तब बचत का असली मतलब आखिर क्या होता है? यही समझने के लिए हम आज रमू की कहानी और एक बेहद खास मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझेंगे। जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। जब जिंदगी में कभी ये चुनाव करना पड़े ना कि एक बीमार बच्चे की दवा खरीदी जाए या 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया जाए, तो वहां बचत कैसी दिखती होगी। ये कोई कहानी की बात नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की सच्चाई है जो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं। जब अगली दिहाड़ी आने का कोई तय दिन ना होना, तो उधार से बचना किसी सच्ची जंग से कम नहीं होता। तो इस सफर में हम इसी जज्बाती और बिल्कुल थका देने वाले स्ट्रगल को थोड़ा करीब से देखेंगे। एक ऐसी मूसलाधार बारिश वाली रात के बारे में सोचिए। झोपड़ी की टूटी हुई छत से लगातार पानी टपक रहा है और मिट्टी के फर्श पर रामू अपने खाली हाथ लिए खड़ा है। आज उसे कोई दिहाड़ी नहीं मिली। जब रामू घर लौटा तो सामने उसकी पत्नी गीता ने अपने खांसते हुए बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक रुला देने वाली निराशा। रामू की छाती पर उस वक्त एक ऐसा बोझ था मानो किसी ने पत्थर रख दिया हो। ये वही थकान है जो सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती, आत्मा को अंदर तक तोड़कर रख देती है। अब ये कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की विफलता तो है नहीं, ये है इमीडिएट क्राइसिस यानी तत्कालिक संकट। दिहाड़ी का ना मिलना, घर में खाने का एक दाना तक न होना, बच्चे की दवा का डब्बी खाली होना और उस पर से पड़ोस के किराने वाले का बढ़ता हुआ उधार। इसे किसी एक इंसान की नाकामी मत मानिए। ये उस एक्सट्रीम गरीबी का सच है जो सच में इंसान का दम घोट देती है। इनमें से एक भी चीज अगर होना तो वो एक परिवार को उधार और ब्याज के शिकारी जाल में ढकेलने के लिए पूरी तरह काफी होती है। और ठीक ऐसी स्थिति आते ही इंसान के अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। यहां 2 टकराती हुई मनोवैज्ञानिक ताकतें सामने आती हैं, द बेर यानी भालू और द बुल यानी बैल। अब देखिए, यहां हम किसी शेयर मार्केट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना ही ये कोई असली जानवर है। ये दरअसल एक लाचार इंसान के अंदर चलने वाले 2 इमोशंस हैं। भालू डर, अभाव और सर्वाइवल पैनिक का प्रतीक है, जो हमेशा कहता है कि बस तुरंत उधार ले लो। और दूसरी तरफ है बैल, जो धैर्य, अनुशासन, शांति और छोटी छोटी बचत की ताकत को दिखाता है। अब जरा इस भालू की आवाज को गौर से सुनिए। वो कहता है, गरीबी का कोई इलाज नहीं है, ये बस एक आदत है। बचत करना अमीरों का खेल है, किसी मजबूर का नहीं। इस आवाज को किसी विलेन की तरह देखने की जरूरत नहीं है। पता है, ये इंसान का अपना ही एक सर्वाइवल पैनिक है। ये थकन और बेबसी से भरी वो आवाज है जो कहती है कि बस अब हथियार डाल दो, उधार ले लो और किसी तरह आज का दिन निकाल लो, फिर चाहे कल ब्याज के चक्कर में पूरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। पर ठीक उसी वक्त बेल की वो आवाज उभरती है जो समझाती है, जब पेट खाली होना तो दर्द दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक होता है। एक बचाया हुआ रुपया एक कवच है। ये आवाज कोई रातों रात दौलतमंद बनने का झूठा वादा नहीं करती। ये दरअसल रोजाना के खामोश लेकिन बेहद कठिन अनुशासन को दिखाती है। ये आवाज दिलासा देती है कि कर्ज मुसीबत का इलाज नहीं हो सकता। अपने दुख से सीखकर बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा सुरक्षित करना ही आने वाले कल को बदलने का इकलौता रास्ता है। और इसी संकल्प के नतीजे में निकल कर आती है ये बेहद छोटी सी रकम, सिर्फ 2 रुपए। आज के इस महंगे दौर में ये रकम भले ही बहुत मामूली लगती हो, लेकिन उस पुराने खाली टीन के डब्बे में हर रोज डाले गए ये 2 रुपए किसी चमत्कार से कम थोड़ी होते हैं। उस डब्बे में गिरने वाला वो सिक्का सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर नहीं है। सोचिए, जब पास में 2 वक्त की रोटी ना हो, तब ये 2 रुपए अलग रख देना अंदर एक अजीब सा लचीलापन, एक साइकोलॉजिकल रेजिलियंस पैदा करता है। ये इंसान को उस लाचारी के दलदल से थोड़ा बाहर खींच लाता है। सच कहें तो ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। पहले दिन जब उस खाली डब्बे में 2 और 5 रुपए डाले गए, तो वो एक ऐसी आदत की शुरुआत थी जिसे निभाना बहुत मुश्किल था। तीसरे हफ्ते तक त्याग और बढ़ गया। चाय पीना बंद कर दिया गया। बच्चे की स्कूल की कॉपी के पन्नों को दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा। और जब 2 महीने बीते तो सामने आई सबसे बड़ी चुनौती, सामाजिक कलंक। पड़ोसी अब कंजूस कहकर ताने मारने लगे थे। एक ऐसी सोसाइटी में जहां दिखावा बहुत मायने रखता है, वहां इन तानों को चुपचाप सहना वाकई एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और तभी जिंदगी में आता है द टर्निंग पॉइंट।
एक ऐसी घड़ी जिसने इस पूरे अनुशासन की, उस मेहनत की परीक्षा ली। एक दिन गीता अचानक बहुत तेज बुखार से टपने लगी। जब उसे किसी तरह डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि तुरंत ब्लड टेस्ट और दवाइयां चाहिए, वरना जान को सीधा खतरा है। ये कोई आम दिन का स्ट्रगल नहीं था, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी थी। एक ऐसा लम्हा जहां बचत और धैर्य की अब तक की सबसे कड़ी और शायद सबसे निर्दयी परीक्षा होनी बाकी थी। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही वक्त पर वो अंदर का भालू, वो घबराहट फिर से जाग उठती है। उसने एक बहुत ही डरावनी सी फुसफुसाहट की, उधार ले लो, एक बार फिर उस प्याज के जाल में फंस जाओ, पर आज वो बच जाएगी। सोचिए इस बात में कितना आकर्षण और तकलीफ छिपी है। जब किसी अपने की जान जारी होना तो ये सर्वाइवल पैनिक किसी को भी उस शिकारी कर्ज के जाल में वापस गिरने को मजबूर कर सकता है। वो घबराहट कहती है, बस किसी तरह आज का दिन बचा लो। लेकिन पता है इस पल नतीजा क्या निकला? इस जगह जो सबसे खास बात हुई वो ये कि रामू ने किसी कर्ज का सहारा नहीं लिया। उसने उस दिन अपना वो पुराना 3 का डब्बा खोला। उसमें रखे हुए नोट और सिक्के गिनती में जरूर कम थे, लेकिन वो उस डॉक्टर को बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देने के लिए पूरी तरह काफी थे। ये वो पल था जब उस डब्बे के सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं रह गए थे। उस दिन वो आज़ादी और हिम्मत की एक सच्ची छवि बन गए थे। इसे हम ठीक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी अपने की जान बचाने की काबिलियत, वो भी बिना उन शोषणकारी कर्ज की जंजीरों में बंधे। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सारांश है। उस 3 के डब्बे ने रामू के लिए कोई आलीशान घर या बैंक बैलेंस नहीं खरीदा था। उसने एक इंसान की डिग्निटी खरीदी थी, उसकी एजेंसी खरीदी थी। उसने बरसों से उसकी छाती पर रखे उस भारी बोझ को उताल फेंका था जो हमेशा उधार मांगने के डर से पैदा होता है। और आखिरकार उस अंदर के भालू को हार माननी ही पड़ी। उसने स्वीकार किया कि एक इंसान के साहस ने और उसके आने वाले कल की उम्मीद ने उसके आज के तत्कालिक पैनिक को हरा दिया है। यहाँ एक बहुत ज़मीनी सच्चाई है। देखिए, रामू की आर्थिक स्थिति कोई चमत्कारी ढंग से नहीं बदली थी। वो अभी भी उसी झोपड़ी में रहता है, अभी भी वही मजदूरी करता है, लेकिन बुनियादी रूप से अंदर से वो पूरी तरह बदल चुका है। वो गरीब जरूर है आज भी, पर अब वो एक हारा हुआ इंसान बिल्कुल नहीं है। और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक बेहद गहरे विचार में झलकता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। बचत इंसान को अमीर नहीं बनाती, बचत इंसान को अमीर बनने का अधिकार देती है। सेविंग डजंट क्रिएट वेल्थ, इट ग्रांट्स द राइट टू बिकम वेल्दी। इसे पूरे धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिए। बचत का आखिरी मकसद तुरंत दौलतमंद होना कभी नहीं है। जब कोई अपनी मेहनती कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आने वाले कल के लिए बचा लेता है ना, तो वो आज़ादी से अपने फैसले लेने का हक हासिल कर लेता है। वो इन हालातों का दास बनने से पूरी तरह इनकार कर देता है। अंत में हमारा ये आखिरी सवाल एक ऐसी सोच छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सबको गौर करना चाहिए। अगर गरीबी अक्सर मजबूरी में लिए गए फैसलों और उस उधार के चक्रव्यूह से ही पूरी तरह जिंदा रहती है, तो आज ऐसी कौन सी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली आदत है जो खामोशी से किसी के बेहतर कल का निर्माण कर रही है? जमीनी स्तर पर सच्चा बदलाव अचानक होने वाले चमत्कारों से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे अनुशासन भरे कदमों से आता है जो दिखते भले ही ना हों, पर वक्त आने पर पूरा भविष्य बदल देते हैं।